सो वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लस एप्लीकेशन पे। जैसा आप देख पा रहे हो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल क्लास। ये प्रैक्टिकल क्लास सभी के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये प्रैक्टिकल क्लास इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जितने भी ऑल इंडिया लेवल के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे बैचलर यानी BLIS या डिप्लोमा DLIS या वो सेकंड थर्ड फर्स्ट कॉलेज लाइब्रेरियन कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो बिना कोलन के आपका पेपर नहीं आता है। और हम लोग पढ़ रहे हैं कोलन क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन। स्पेशली जो DLIS और BLIS के बच्चे जिनके एग्जाम अभी चल रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप शेयर कर दीजिए क्लास को और स्टार्ट करते हैं हम कोलन क्लासिफिकेशन का परिचय। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था CC का कितने पार्ट हैं, कोलन क्लासिफिकेशन के कितने पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। पहला पार्ट है रूल्स, दूसरा पार्ट है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा पार्ट है क्लासिक एंड रेयर बुक्स विद स्पेशल नेम्स। पार्ट नंबर 3 है क्लासिक एंड रेयर बुक्स विद स्पेशल नेम। पहला पार्ट थ्योरी है जो मैं आपको बताती हूँ, जिसका पेज नंबर है 1.1 से लेके 1.124। जो दूसरा पार्ट है वो प्रैक्टिकल है, जो आपको पढ़ना है, जो हम कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की बजाय जब हमने खोला सेकंड पार्ट, तो कौन सा चैप्टर आया था? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम था बच्चों? बुक नंबर। बुक नंबर में कितने पद होते हैं? 8। कौन कौन से? लैंग्वेज, फॉर्म, ईयर, एक्सेशन नंबर, वॉल्यूम नंबर, सप्लीमेंट नंबर, कॉपी नंबर, क्रिटिसिज्म नंबर। ये कल वाले उसमें दिया हुआ है, आप देखिएगा। यूट्यूब के कल वाले वीडियो में भी दिया है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जिससे कि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो। और एप्लीकेशन वाले बच्चे, उनका तो हो ही रहा है, उनका तो आपको मिल ही जाएगा। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1, और वो क्या थी? मेन क्लास। मेन क्लास को 3 भागों में बांटा है, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस। और 5 मंडलों में बांटा है, 0, 1, स्मॉल a, 0, 1, कैपिटल A और कोष्ठक मंडल। ये 5 मंडल में, ये कल मैंने आपको अच्छे से समझाया। जो बच्चे आज आए हैं क्लास देखने, वो जरूर से कल वाले वीडियो को देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से बांटा है। अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कोलन क्लासिफिकेशन, जैसा कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, कोलन क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरह की, ये CC है आपकी कोलन क्लासिफिकेशन। तो यही कोलन क्लासिफिकेशन को मैं अभी आपको स्क्रीन पर खोलकर बताने वाली हूँ। पहला पार्ट 1.1 से लेके और 124 तक छोड़ देना है, और 2.1 से हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम इसको कोलन क्लासिफिकेशन का परिचय, हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन एंड स्टार्ट करते हैं हम। ये है आपकी CC या कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहां पर हम थे कल मेन क्लासेस देख रहे थे चैप्टर नंबर 1, और इसके अलावा मैंने आपको ये पढ़ाया है बुक नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आगे चैप्टर नंबर 2 दोबारा से आएगा, और उसका नाम क्या है? कॉमन आइसोलेट। हेडिंग डालिए, आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, चैप्टर 2 या अध्याय 2 है, उसका नाम क्या है? कॉमन आइसोलेट। अध्याय 2 का नाम है आपका कॉमन आइसोलेट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सामान्य एकल। हिंदी में ये कहलाता है सामान्य एकल। अब बच्चों, इसका नाम जैसे आपको दिखाई दे रहा है, सामान्य एकल, मतलब सामान्य है, हर विषय के साथ यूज किए जाएंगे, दैट्स व्हाई ये कहलाते हैं कॉमन आइसोलेट। हर विषय के साथ। सामान्य एकल का अर्थ है
कुछ ऐसे एकल, कुछ ऐसे पक्ष, कुछ ऐसे विचार जो हर विषय के साथ शामिल किए जा सकते हैं, जैसे ग्रंथ सूची। बिब्लियोग्राफी लाइब्रेरी साइंस की भी हो सकती है, बिब्लियोग्राफी एजुकेशन की भी हो सकती है, और केमिस्ट्री की भी हो सकती है, और फ्रेंड्स आप किसी भी सब्जेक्ट की बिब्लियोग्राफी हो सकती है। ग्रंथ सूची जिस प्रकार डिक्शनरी लाइब्रेरी साइंस की हो सकती है, फिजिक्स की हो सकती है, केमिस्ट्री, मैथ्स सबकी डिक्शनरी होती है, एनसाइक्लोपीडिया सबका होता है, जीवनी सबकी होती है, इसी प्रकार सामयिक प्रकाशन मैगजीन सबके होते हैं। तो जब सबके होते हैं तो रंगनाथन ने कहा जब सबके साथ डिक्शनरी यूज होगा, सबके साथ एनसाइक्लोपीडिया यूज होगा, जब सबके साथ यूज होगा तो मैं क्यों इसको एक बार लिखूं, उसको मैं कई बार क्यों लिखूं, मैं उसको क्यों ना कॉमन आइसोलेट बना दूं। तो कॉमन आइसोलेट वो आइसोलेट होते हैं जो कि हर विषय के साथ सामान्य रूप से यूज किए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची है ना, और टेबल, हर विषय की टेबल, हर विषय में फार्मूला, एटलस है, साइक्लोपीडिया को एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं, साइक्लोपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया, पीरियोडिकल है, सीरियल है, डायरेक्टरी हर विषय की होती है। तो उन्होंने क्या करा, इसको कॉमन आइसोलेट बना दिया। सामान्य एकल वे एकल हैं जो हर विषय के साथ बार बार यूज किए जाएंगे। तो हर विषय में अगर वो ये डिक्शनरी आपको दिख रही है, एनसाइक्लोपीडिया दिख रहा है, एटलस दिख रहा है, कॉन्कॉर्डेंस दिख रहा है, बायोग्राफी दिख रही है, टेबल फॉर्मूला, हर मेन क्लास के साथ अगर वो जोड़ते तो कोलन भी डीडीसी की तरह 3385 या हो सकता है 4-5 हजार पेज की बनती। उन्होंने कहा जब सबके साथ यूज हो रहा है तो क्यों ना इसको टुकड़ा करके मैं अलग कर दूं, और अलग करके एक कॉमन आइसोलेट के लिए अब जिसके साथ जरूरत पड़ेगी उसके साथ हम किसी ना किसी कनेक्टिंग सिंबल या योजक चिन्ह के रूप में जोड़ देंगे। तो कॉमन आइसोलेट सामान्य एकल वे एकल होते हैं जिनका प्रयोग ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 9 तक सभी मेन क्लासेस के साथ सामान्य रूप से किया जाने की संभावना हो। तो इसके लिए उन्होंने एक अलग चैप्टर बना दिया है, चैप्टर नंबर 2, और पेज नंबर है 2.5 और 6 पर ये कॉमन आइसोलेट है। कॉमन आइसोलेट के दो प्रकार हैं, पहला है एंटीरियोराइजिंग और दूसरा है पोस्टीरियोराइजिंग, पूर्ववर्ती सामान्य एकल और परवर्ती सामान्य एकल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉमन आइसोलेट। लिखिए, सामान्य एकल का अर्थ, सामान्य एकल का अर्थ, सामान्य एकल का अर्थ ऐसे एकल से है, सामान्य एकल का अर्थ ऐसे एकल से है जिसका प्रयोग किसी भी मुख्य वर्ग के साथ, जिसका प्रयोग किसी भी मुख्य वर्ग के साथ सामान्य रूप से किया जा सकता हो, जिसका प्रयोग किसी भी मेन क्लास के साथ सामान्य रूप से किया जा सकता हो, जैसे डिक्शनरी, एटलस, टेबल, रिपोर्ट, जैसे डिक्शनरी, एटलस, टेबल, रिपोर्ट आदि। डिक्शनरी, एटलस, टेबल, रिपोर्ट आदि हर विषय के साथ होंगी है, तो हर विषय के साथ अलग अलग क्यों देना है, क्यों ना मैं एक साथ ही दे दूं। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए सामान्य एकलों के दो प्रकार हैं। अब आप लिखना बंद करिए, यहां देखिए ध्यान से। सामान्य एकल चैप्टर नंबर 2 कॉमन आइसोलेट, यहां मैंने आपको बताया कि सामान्य एकल के दो प्रकार हैं। तो पहला प्रकार कौन सा है, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। इसके बाद क्या लिखा है एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट के बाद, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट, यानी आपके जब किसी भी मेन क्लास का या किताब को नंबर में बदलते हो तो हमें क्या क्या यूज करना पड़ता है, पी, एम, ई, एस और टी। अब ये कैसे होगा, पी, एम,
E, ACI, S और T। पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस से पहले क्या आएगा? एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, फिर स्पेस और फिर टाइम। अगर आपको कोई किताब आई है जिसमें कि स्पेस और टाइम भी है और डिक्शनरी भी है, तो पहले डिक्शनरी आएगी, फिर आएगा स्पेस, फिर आएगा टाइम। समझ आ गई बात? एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट पूर्ववर्ती सामान्य एकल के दो प्रकार हैं। पूर्ववर्ती सामान्य एकल हैं। एक कौन सा है? पूर्ववर्ती सामान्य एकल में जो स्थान पक्ष से पहले यूज किया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट है, जो स्थान पक्ष के बाद यूज किया जाएगा। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये किससे पहले यूज होंगे? डिक्शनरी है, डाइजेस्ट है, सिनॉप्सिस है, सिलेबस है, वर्क्स है, लेटर्स है, ये किससे के बाद यूज होंगे? स्पेस के पहले, यानी कि एनर्जी के बाद। और ये किसके बाद यूज होंगे? ये होंगे स्पेस के बाद। एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस फैसेट, यानी पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, ACI और टाइम। और ये दो ही है। दो ही कौन कौन से हैं? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है और एक स्टैटिस्टिक्स है। प्रशासनिक प्रतिवेदन और सांख्यिकी। किसी विषय की प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करनी है, चाहे वो लाइब्रेरी साइंस की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का स्मॉल r नंबर लोगे। कॉमन आइसोलेट एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फैसेट। दो ही हैं, R और S। R तो है रिपोर्ट के लिए और S है स्टैटिस्टिक्स के लिए। R से रिपोर्ट चालू हो रहा है और S से स्टैटिस्टिक्स चालू हो रही है, तो ये देखिए R और S। तीसरे जो कॉमन आइसोलेट है, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, वो किसके बाद यूज होंगे? टाइम के बाद। पूर्ववर्ती सामान्य एकलों के कितने प्रकार हैं? 3। पहला स्थान से, दूसरा स्थान के और तीसरा टाइम के बाद। एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फैसेट, यानी PMEST पूरा नंबर बन गया, उसके बाद लगेंगे ये कॉमन आइसोलेट। जैसे अगर हम कह रहे हैं सर्वे ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया ड्यूरिंग 2023, सर्वे ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया ड्यूरिंग 2023, तो आपका लाइब्रेरी साइंस का नंबर कितना है बच्चों? 2। इंडिया का नंबर कितना है? 4। 2023 को क्या बोलोगे? और सर्वे का नंबर कितना है? स्मॉल t 4। ये क्या है? मेन क्लास। ये क्या है? स्पेस। ये क्या है? और टाइम के बाद क्या लगा है? कॉमन आइसोलेट। तो कितने प्रकार के कॉमन आइसोलेट है एंटीरियोराइजिंग? 3, स्थान के पहले और स्थान के बाद, और तीसरा टाइम के बाद। बाद 2 हैं, स्थान के और टाइम के, कंफ्यूज नहीं होना है। स्थान के 2 हैं, स्थान से पहले भी लगेगा और स्थान के बाद भी लगेगा, और जो दूसरा है वो तीसरा प्रकार है, वो टाइम के बाद है। क्लियर है कॉमन आइसोलेट? अब मैंने आपको बताया कॉमन आइसोलेट के 2 प्रकार, तो दूसरा कौन सा कॉमन आइसोलेट है? पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। इसको बोलते हैं परवर्ती सामान्य एकल। परवर्ती का मतलब कुछ नहीं है, ना कोई स्थान से पहले, ना कोई स्थान के बाद, ना कोई समय से पहले, ना समय के बाद। पूरा नंबर बनाओगे पहले, पोस्टीरियोराइजिंग परवर्ती, उसके बाद लगाओगे नंबर। एंटीरियोराइजिंग पूर्ववर्ती, यानी S से पहले, टाइम से पहले। टाइम से पहले, स्थान से पहले को टाइम से पहले भी बोल सकते हो ना। स्थान के बाद और टाइम से पहले एक ही बात है। अगर मैंने कहा स्थान के बाद और टाइम से पहले, चीज सेम ही है ना, वही है ना। तो यहां कोई पहले बाद वाला काम चक्कर खत्म कर दिया हमने। ये जो कॉमन आइसोलेट है, परवर्ती सामान्य एकल है, जिनको हम PCI बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। 2 प्रकार के होते हैं, एनर्जी और पर्सनालिटी। कितने प्रकार होते हैं PCI के? 2, एनर्जी और पर्सनालिटी। पहले पूरा नंबर बनाओगे। एनर्जी के लिए योजक चिन्ह क्या होता है? कोलन। कोलन लगा के जोड़ दोगे EPCI, एनर्जी पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। कॉमा लगाकर जोड़ दोगे PPCI, पर्सनालिटी पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट।
कॉमा लगा के जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए एक्सपेरिमेंट्स इन लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2023, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के भारत में 2023 में किए गए अन्वेषण, एक्सपेरिमेंट यानी खोज। तो लाइब्रेरी साइंस का नंबर आपको पता ही है सबको, 2 नंबर बनेगा, इंडिया का नंबर 44, 2023 को P23 और एक्सपेरिमेंट को कैसे जोड़ोगे, :F3। आगे समझ में? बिल्कुल पूरा नंबर बनाएंगे, इसलिए परवर्ती बोलते हैं। पोस्टीरियराइजिंग क्यों? क्योंकि पहले पूरा नंबर बनेगा, बाद में लगेगा ये पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। कुछ भी लगा सकते हो, अगर डिस्कशन होगा इसकी जगह तो आप लगा दोगे डिस्कशन के लिए क्या लगा दोगे, f4। रिपोर्टिंग होगी तो लगा दोगे r, सर्वेइंग होगी तो आप लगा दोगे u है ये, दिस वन इज u। ठीक है, तो कॉमन आइसोलेट, पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट में पहला है एनर्जी पोस्टीरियराइजिंग और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, पर्सनालिटी पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। और इसको किससे जोड़ोगे, कॉमा से। अगर मैं कह रही हूँ लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन, नंबर क्या बनाओगे, लाइब्रेरी साइंस एक प्रोफेशन है ना, 2, B, पुस्तकालय विज्ञान का प्रोफेशन। हम प्रोफेशनल्स ही तो कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वकील होते हैं, वैसे लाइब्रेरी साइंस भी प्रोफेशन है, ये ड्यूटी नहीं है, इट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। तो जिसका प्रमुख उद्देश्य आपका पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाना है या लोगों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना है, तो प्रोफेशन है। तो अगर मान लीजिए यही आता लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 2023, क्या नंबर बनाते, लाइब्रेरी साइंस इंडिया 2023 बन गया प्रोफेशन, पुस्तकालय विज्ञान भारत में 2023 में प्रोफेशन। पूरा नंबर बना के फिर हम लगाते हैं कॉमन आइसोलेट। क्लियर है बच्चों? तो कॉमन आइसोलेट की कितने प्रकार हैं, 2। पहले को शॉर्ट में बोलिए ACI और दूसरे को शॉर्ट में बोलिए PCI। ACI के कितने प्रकार हैं, 3, बिफोर स्पेस, आफ्टर स्पेस, आफ्टर टाइम। और PCI के कितने प्रकार हैं, 2, एनर्जी, पर्सनैलिटी। एनर्जी को किससे जोड़ोगे, कोलन से, पर्सनैलिटी को किससे जोड़ोगे, कॉमा से। अब हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, जो रंगनाथन ने एनर्जी में दिया उसको उठाना है और टिकाना है, हमें कुछ नहीं करना। जो उन्होंने एनर्जी में दे दिया वो दे दिया, क्यों दे दिया उससे हमें नहीं मतलब, बिकॉज ये क्या है, कोड है, संहिता है, जो नियम दे दिए वो दे दिए, उसको मानना ही हमें। जो उन्होंने प्रोफेशन का नंबर B दिया है तो कॉमा लगा के B लगा देना है, बस काम खत्म। क्यों दिया है, कैसे दिया है, उसके बहुत सारे उपसूत्र हैं, सिद्धांत है, नियम है, कानून है, जो हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ते हैं कि कैसे दिया है, क्यों दिया है, कहाँ कैसे कौन सा सिद्धांत यूज किया है, चिंतन की मूल प्रक्रिया के, फंडामेंटल लॉज, वर्गीकरण के सिद्धांत, पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांत, सहायक अनुक्रम के सिद्धांत, वर्गीकरण के सिद्धांत। उससे हम ये देखते हैं कि क्यों और कैसे दिया, पहले किसको दिया, बाद में किसको दिया, B क्यों दिया, A क्यों नहीं दिया, कॉमा क्यों लगाया, कोलन क्यों नहीं लगाया, वो सब चीजें हम आपको जब सिद्धांत और उपसूत्र पढ़ते हैं तब मैं आपको समझाती हूँ। तो कॉमन आइसोलेट समझ आ गया। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। लिखिए, यहां पर हेडिंग डाल लीजिए कॉमन आइसोलेट। देखिए बच्चों, आप कोलन को कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि वहां आपको इंग्लिश में ही मिलनी है। तो फिर यहाँ हिंदी का रट्टा क्यों ला गया है कि हिंदी में ही मिले, इंग्लिश में ही मिलेगी जब। और वैसे भी इसके क्वेश्चंस भी सारे ऐसे ही आएंगे जो भी कॉमन आइसोलेट से रिलेटेड है। तो कॉमन आइसोलेट आप लिख लीजिए, जैसे मैं टेबल बना रही हूं वैसे आप भी बनाइए। 2 प्रकार होते हैं, पहला है पूर्ववर्ती सामान्य एकल, ठीक है, पूर्ववर्ती सामान्य एकल, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। और दूसरा क्या है बच्चों अपना,
पोस्टीरियोराइजिंग यानी परवर्ती सामान्य एकल, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट के कितने प्रकार बताए मैंने? 3। पहला है स्थान पक्ष से पहले, दूसरा है स्थान पक्ष के बाद, और तीसरा है हमारा समय पक्ष के बाद। इसी प्रकार पोस्टीरियोराइजिंग के 2 प्रकार हैं, ऊर्जा परवर्ती सामान्य एकल, ऊर्जा परवर्ती सामान्य एकल, और दूसरा है व्यक्तित्व परवर्ती सामान्य एकल। इसको बोलते हैं PPCI और इसको बोलते हैं EPCI, और इसको बोलते हैं परवर्ती सामान्य एकल को बोलते हैं PCI, और इसको बोलते हैं ACI। स्थान पक्ष से पहले, ठीक है। डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 2 लाइब्रेरी साइंस स्मॉल के डिक्शनरी इन इंडिया अगर आ जाता है तो क्या लगाओगे? डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया 4 इंडिया बाद में लगेगा, 2 स्मॉल के 4 स्थान पक्ष के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। मैं सर्किल कर देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, और नंबर बनेगा 2.44 स्मॉल r। अब अगर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया ड्यूरिंग 2023 हो तो r के बाद लगाओगे आप P23, टाइम बाद में आएगा। इसमें क्या होगा? स्थान पक्ष से पहले यानी कि मेन क्लास, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, फिर आएगा ACI, उसके बाद आएगा स्पेस, और उसके बाद आएगा टाइम। इसमें E और S के बाद यहां पर आएगा ACI, स्थान पक्ष में यहां पर आ जाएगा आपका ACI, और उसमें तीसरे में यहां आ जाएगा ACI। अब एक और लिख दूं, समय पक्ष के बाद अगर बात करें, समय पक्ष के बाद, तो समय पक्ष के बाद में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। समय पक्ष के बाद में एनर्जी वाला है, ट्रेडिशन ले लेते हैं, या लिटरेचर ले लेते हैं, या सर्वे, कुछ भी ले लेते हैं। स्मॉल V6 ट्रेडिशन। लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, ट्रेडिशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, ट्रेडिशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, ट्रेडिशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया
ड्यूरिंग 2023। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में भारत में क्या ट्रेडिशन चल रहा है 2023 में? ट्रेडिशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया ड्यूरिंग 2023। नंबर क्या बनेगा? 244 P23 स्मॉल v6। ट्रेडिशन का नंबर है स्मॉल v6। पहले आप जो ACI है उसके तीनों एग्जांपल लिख लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। बच्चे बोल रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ ये नहीं दिख रहा। टू डॉट 44 स्मॉल और सही है, सही है। मैंने लिखा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, फॉर्मूले में है जो मैंने लिखा सही है, फॉर्मूले में दिया हुआ है। लिख लिया बच्चों? अब आपका दूसरा हम कौन से कॉमन आइसोलेट यूज करने वाले हैं? पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट के कितने प्रकार हैं? दो। पहला कौन सा है? ऊर्जा। और दूसरा कौन सा है? व्यक्तित्व। ईपीसीआई के लिए क्या योजक चिन्ह यूज करेंगे? कोलन। और पीपीसीआई के लिए क्या योजक चिन्ह यूज करेंगे? कॉमा। ईपीसीआई के लिए क्या योजक चिन्ह यूज करेंगे बच्चों? कोलन। और पीपीसीआई के लिए क्या योजक चिन्ह यूज करोगे? कॉमा। एनर्जी पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ठीक है, ईपीसीआई। मैं एग्जांपल इधर लिखती हूं। पहला है ईपीसीआई का, ईपीसीआई का एक्सपेरिमेंट्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया ड्यूरिंग 2023। एक्सपेरिमेंट का नंबर कितना है बच्चों? स्मॉल f3। ये क्या है? ईपीसीआई। स्मॉल f3 है, ये दिया गया है ईपीसीआई में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्या है? मेन क्लास। और इंडिया का नंबर है 44 स्पेस में
2023 को आप बोलोगे P23, वो है आपका टाइम। अब इसका फैसेट फॉर्मूला क्या है लाइब्रेरी साइंस का? फैसेट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको हम बच्चों? पक्ष परिसूत्र, यानी गणित की तरह बना दिए उन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन को। जो फॉर्मूला दे दिया उसमें फिट करना है। फॉर्मूला क्या है? 2 विद इन ब्रैकेट P सेमी कोलन M कोलन E डॉट S सिंगल इन्वर्टेड कॉमा T। फिट करिए 2। ठीक है, पर्सनालिटी कुछ है नहीं, मैटर कुछ है नहीं, एनर्जी कुछ है नहीं, तो एक कैसी वर्गीकरण पद्धति है? पूर्णतया मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। जो है उसको यूज करो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। पूर्णतया मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। जितने टुकड़े किए उनमें से जितने टुकड़े मिल रहे हैं, एक विषय को उन्होंने मैग्नोसेट खिलौने की तरह कई सारे टुकड़ों में बांट दिया। जो टुकड़ा मिल रहा है उसको यूज करिए। तो अब हमें जो टुकड़ा मिला है वो मिला है S। अब हमें जो टुकड़ा मिला है वो मिला है S। तो डॉट S को जोड़ोगे किससे? अब S को आप जोड़ोगे डॉट से, तो नंबर बन जाएगा 44 और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाद नेक्स्ट हमें मिला टाइम। टाइम को जोड़ते हो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से P23। लेकिन ये कौन से कॉमन आइसोलेट हैं? जो एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, यानी कि कोलन लगा के स्मॉल f3। अगर मैं कहती एकेडमिक लाइब्रेरी, अगर मैं बोलती लाइब्रेरी के बजाय एक्सपेरिमेंट्स इन एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, क्या नंबर बनाते आप? अगर मैं बोलती एक्सपेरिमेंट्स इन एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया, तो एकेडमिक का नंबर कितना है? 3 नंबर है। कहां से देखा हमने? ये देखो, बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए हम दिखा देते हैं फैसेट फॉर्मूला भी। एंड ये आपका टाइम आइसोलेट है और ये हमारा ज्योग्राफिकल आइसोलेट चल रहा है। और अब लाइब्रेरी साइंस शुरू हो जाएगी, लैंग्वेज आइसोलेट, फेज रिलेशन एंड देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये आपकी स्मॉल बिब्लियोग्राफी, जनरली आप बिब्लियोग्राफी मेन क्लास, और ये आ गया लाइब्रेरी साइंस। जो फैसेट फॉर्मूला दिया वो यहाँ था, मैंने कुछ नहीं किया, जो रंगाना था ने दिया उसको लिख दिया। 2 था विद इन ब्रैकेट P सेमी कोलन लगा के M कोलन लगा के E कम 2P और डॉट S और T क्यों नहीं लिखा हुआ? बताइए क्यों नहीं लिखा यहाँ S और T? कॉमन है, हर विषय के साथ स्पेस और टाइम लगना ही लगना है। कॉमन आइसोलेट भी तो नहीं लिखा है, कॉमन है। उन्होंने स्पेस और टाइम को भी कॉमन माना है हर में। अगर वो यहाँ S और T दे देते तो फिर इनको यहाँ स्पेस भी देना पड़ता, इसी में टाइम भी देना पड़ता। अगर यहाँ स्पेस और टाइम दे देते तो 17 पेज का तो स्थान ही है। ये लाइब्रेरी साइंस में 17 पेज और बढ़ जाते, फिर 1 पेज का टाइम है, एक तो ये फिर से इतनी मोटी बन जाती। तो उन्होंने कहा हर विषय के साथ आएगा। लाइब्रेरी साइंस भी 2023 में आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटिकल साइंस भी आएगी। तो मैं अलग अलग क्यों दूं? कॉमन बना दिया। और आगे चैप्टर में आपको स्थान और टाइम का भी पढ़ाने वाली हूँ। अब यहाँ देखिए लाइब्रेरी साइंस का नंबर उन्होंने कितना दिया है? 2। यहां से मैंने लाइब्रेरी साइंस का नंबर लिया। और अगर हम कहते हैं कौन सी? एकेडमिक लाइब्रेरी, तो एकेडमिक लाइब्रेरी का नंबर कितना है? 3। यहीं से लिया। और किस में दिया हुआ है? पर्सनैलिटी में। अब अगर आप फॉर्मूले में फिट करोगे एकेडमिक लाइब्रेरी का नंबर, तो आप क्या कर दोगे? यहां पर क्या बन जाएगा? हमारा नंबर बन जाएगा 2, 3। 2 तो है लाइब्रेरी साइंस और 3 है एकेडमिक। मेन क्लास और पर्सनैलिटी में कोई योजक चिन्ह नहीं जुड़ता है, इसीलिए मैंने ये लिखा है आपको। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी बिना किसी योजक चिन्ह के जुड़ती है। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी बिना किसी योजक चिन्ह के जुड़ती है। ओके, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के जुड़ती है हमेशा।
कॉमा जो यूज होता है वो P2 या P3 में होगा, P में कभी भी मेन क्लास के साथ कॉमा का यूज नहीं होगा। अब आपका ये नंबर बन गया अपना, क्या नंबर बनाया मैंने, एक्सपेरिमेंट्स इन एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया ड्यूरिंग 2023, और ये मैंने नंबर बना दिया 23.44 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा P23 और कोलन लगा के F3 जो मैंने लगाया, ये क्या है, EPCI, ये क्या है, टाइम, ये क्या है, स्पेस, ये क्या है, मेन क्लास, ये क्या है, पर्सनैलिटी। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी कैसे जुड़ी है, विदाउट एनी कनेक्टिंग सिंबल। एग्जाम्पल लिख लिया, लिख लिया बच्चों। अब कौन सा एक रह गया कॉमन आइसोलेट, कौन सा रह गया, सारी क्लास बोलनी चाहिए, कौन सा रह गया, क्या पूरा नाम क्या है, पर्सनैलिटी पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। हिंदी में क्या बोलोगे, व्यक्तित्व परवर्ती सामान्य एकल, ठीक है। इसको किससे जोड़ेंगे, योजक चिन्ह कॉमा से। तो नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना PPCI, ठीक है, PPCI फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे हम, और योजक चिन्ह है इसका कॉमा, लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 2023। लाइब्रेरी साइंस आपका मेन क्लास है, प्रोफेशन है PPCI, इंडिया है आपका स्पेस, इंडिया इज स्पेस, एंड ये है आपका टाइम। फैसेट फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर बनेगा 2.44 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा P3 कॉमा B, बन गया। अब आपका एक क्वेश्चन था, पहले लिख लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन, एक डाउट था वो मैं समझाती हूँ आपको। पूरा नंबर आएगा यहाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ, ना तो समय से पहले, ना तो समय के बाद, ना तो स्थान से पहले, ना स्थान के बाद, पूरा नंबर बनाओगे, इसलिए इसको परवर्ती बोलते हैं। परवर्ती यानी बाद में, पहले पूरा नंबर बनेगा, बाद में कॉमन आइसोलेट आएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। और पूर्ववर्ती यानी स्थान के पहले, या तो स्थान के बाद, या तो समय के बाद। लिख लिया सभी ने, लिख लिया बच्चों। अब एक डाउट आया था एक बच्चे का, तो मैं ये क्लियर करती हूँ डाउट। ये मैंने जब लिखा डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, तो आपका देखिए इधर आएंगे हम, डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, ये आपका स्पेस आइसोलेट चल रहा है, एंड दिस वन इज टाइम आइसोलेट, और ये आ गया कॉमन आइसोलेट, ठीक है। डिक्शनरी का नंबर हमें मिला था ACI में,
ये रहा डिक्शनरी का नंबर, स्मॉल के अगर आप देखोगे साइक्लोपीडिया डिक्शनरी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना, यहां इसका पक्ष परिसूत्र दिया है फैसेट फॉर्मूला। डिक्शनरी के आगे जो फैसेट फॉर्मूला दिया है के के बाद पी कॉमा P2 है ना। अब मैंने जो आपको नंबर बनाया वो नंबर बनाया डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, मैंने नंबर बनाया 2, नंबर मैंने आपको बनाया डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंडिया में 2, स्मॉल के क्योंकि स्थान से पहले जुड़ेगा, ये P है ये क्या है S और P2 है ये क्या है T। अब आप नंबर कैसे बनाओगे 44, अगर मैं कहती हूँ 2023 तो नंबर बनाओगे, क्योंकि फैसेट फार्मूला में दिया है, हमें अपना दिमाग लगाना नहीं है, जो उन्होंने दे दिया वो वैसे ही यूज करना है। के के बाद P है वो स्थान पक्ष है और T है वो जो P2 है दैट इज टाइम। तो हमें जोड़ना है स्थान पक्ष को कोई बिना डॉट के, क्योंकि वहां कोई डॉट लगी नहीं है, उसको पर्सनालिटी माना उन्होंने, नाउ इट्स कॉल्ड पर्सनालिटी, सो दैट्स व्हाई डायरेक्ट जोड़ दिया। और P2 में टाइम को उन्होंने माना है इसलिए इसको कॉमा लगा के जोड़ेंगे, जबकि टाइम वैसे जुड़ता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से, है ना। ये फैसेट ये आपके प्रैक्टिकल जो बच्चे करेंगे उनके काम का है, आपके काम का नहीं। चलिए अब हम आते हैं बच्चों कॉमन आइसोलेट क्लियर, इंपॉर्टेंट करके लिखिए नीचे, कॉमन आइसोलेट के नीचे इंपॉर्टेंट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट करके लिखिए नीचे, पूर्ववर्ती सामान्य एकलों को, पूर्ववर्ती सामान्य एकलों को एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स को या पूर्ववर्ती सामान्य एकलों को बिना किसी योजक चिन्ह के, पूर्ववर्ती सामान्य एकलों को बिना किसी योजक चिन्ह के जोड़ा जाता है, पूर्ववर्ती सामान्य एकलों को बिना किसी योजक चिन्ह के जोड़ा जाता है, जबकि परवर्ती सामान्य एकलों को, जबकि परवर्ती सामान्य एकलों को, परवर्ती सामान्य एकलों को योजक चिन्ह कॉलन या कॉमा के साथ जोड़ा जाता है, जबकि परवर्ती सामान्य एकलों को योजक चिन्ह कोलन या कॉमा के साथ जोड़ा जाता है, परवर्ती सामान्य एकलों को योजक चिन्ह कोलन या कॉमा के साथ जोड़ा जाता है। किस बच्चे को इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया, हाथ ऊपर करिए। किसको समझ नहीं आया? जिसको समझ आ गया वो तो बढ़िया है, नहीं आया वो बताए। सबको आ गया? मैं पूछ सकती हूँ आपसे क्या है इसका लाइन का मतलब? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करके बताइए, कौन बताएगा? देखिए बच्चों, आपको जैसे ये दिख रहा है 2 के साथ के, मैंने कहा डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसमें कुछ योजक चिन्ह लगाया क्या? मैंने नहीं लगाया। जबकि मैंने लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन लिखा था तो मैंने ऐसे लिखा था ना। तो जो पीपीसीआई है या ईपीसीआई है उनको कनेक्टिंग सिंबल से, और एसीआई है उनको विदाउट एनी कनेक्टिंग सिंबल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हम, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टाइम आइसोलेट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज टाइम आइसोलेट। चैप्टर 3 टाइम आइसोलेट, चैप्टर 3 है वो है आपका टाइम आइसोलेट। अब हर विषय के साथ समय भी लगेगा तो वो भी कॉमन है, ऐसे रंगनाथन ने उसको सारी मेन क्लास के आगे दे दिया, कहा हर विषय के साथ समय लगेगा। लाइब्रेरी साइंस भी आएगी 2023 में, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, कल्चर भी आएगी। तो इतने सारे 2023 किस किस विषय के साथ लिखे? एक जगह एक टेबल बनाई समय पक्ष की, और एक जगह चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 2.7 में उन्होंने किसी भी विषय के साथ
समय पक्ष को यूज करना हो तो उसकी टेबल बनाई, और कैसे यूज करना है वो पार्ट नंबर 1 जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पार्ट 1 में दिया है कि कैसे यूज करना है, और क्या नंबर यूज करना है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ पार्ट नंबर 2 से। मैं आपको पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ, कैसे यूज करना है वो पार्ट 1 में दिया है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये है टाइम आइसोलेट की टेबल। शुरुआत हो रही है इसकी ए से और खत्म हो रही है वाई पे। ठीक है, शुरुआत कहां से हुई है? ए से, और खत्म कहां पे हो रही है? वाई पे खत्म हो गई है ये। अब देखिए शुरुआत में बीसी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, इट इज कॉल्ड बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा के 9999 वर्ष पूर्व। इसका मतलब क्या है? बिफोर क्रिस्ट है ना, क्रिश्चियन क्रिस्ट है ना, बिफोर क्रिस्ट ईसा के 9999 से पहले की बात। तो हमें अगर किसी भी ईसा के 9999 वर्ष की पूर्व की बात करनी है, या हमें ईसा के 9999 यानी 1000 ईसा पूर्व, यदि हमें 1000 ईसा पूर्व की बात करनी है तो बी दोगे। यदि हमें 999 एक ईसा पूर्व की बात करनी है तो हम देंगे सी। अगर हमें ईसा के 10,000 वर्ष पूर्व करनी है तो ए, 1000 वर्ष पूर्व करनी है तो बी, 1 वर्ष पूर्व करनी है तो सी। ठीक है, अब अगर मैं कह रही हूं ईसा के 500 साल पहले, क्या करोगे? ईसा के 500 साल पहले को कैसे निकालोगे आप? 999 में से 500 घटा दोगे तो कितने बचेंगे? 499। ऐसे लिखते हैं। जब उल्टे चल रहे हैं तो माइनस करोगे ना। अगर मैं कह रही हूं ईसा के 700 वर्ष पूर्व, तो यहाँ आप 700 घटा दोगे और ये हो जाएगा 299। इस प्रकार से आपको जब तक हमारा ये टाइम नहीं आता है, घटाना इससे है। अगर एक ईसा के मैं कह रही हूँ 7000 वर्ष पूर्व, तो आप घटाओगे 9999 में से 7000 तो बचेगा 2999, और आगे क्या लगाओगे? बिफोर क्रिस्ट। तो ये आपका ईसा के पूर्व का समय खत्म हो गया सी तक। डी से शुरू हो गया जो हम आज में जी रहे हैं। डी से शुरू हुई है हमारी आज की शताब्दी। अभी हम जिस शताब्दी में रह रहे हैं या जिस युग में, जिस टाइम में रह रहे हैं, वो कौन सा टाइम कहलाता है? एडी का फुल फॉर्म क्या है? आफ्टर डिकेड। अब डी है 1 से लेके 999। ठीक है, जो पुरानी अपनी लाइब्रेरी थी, पुरानी नालंदा है या वो सब, जैसे 666 में 668, वो सारा डी में आएगा। अगर हम 1000 से 1099 की बात कर रहे हैं, 1000 से 1099 में मुगल काल शुरू हो गया था 1100 में, बाबर, हुमायूं, उसकी बात करेंगे तो वो 1000 से 1099 यानी कि ई आएगा। फिर उसके बाद 1100 से 1199, सॉरी ये बाबर हुमायूं में एफ आएगा, 1100 से 1199। अब ये आपका फिर ये ई से क्या शुरू हो गया? डी में तो है 1000 वर्ष, डी में तो 1000 वर्ष है, 1 से 999 हो गए ना 1000, लेकिन ई से शुरू हो गए 100 वर्ष। 1000 से 1099, 1100 से 1199, 1200 से 1200, 1300 से 1400 से 1500 से, और इसी प्रकार अगर हम आज की बात करें तो आज हम पहुंच गए हैं 2000 से और 2099। यहां से मैं आपका पी ला रही थी, ये P23 है या P22 है या P24, पी तो यहां से लिया और 2000 से 2099 यहां से लिया। ये देखिए रंगनाथन की दूरदर्शिता खत्म हुआ है वाई में 2900 से 2999। अभी हम किस में जो जी रहे हैं? 2100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800 साल तक का प्रावधान है, 900, 1000। अब इससे ज्यादा और क्या, और ज्यादा चाहिए तो वाई डी कर लेना, और करना है तो वाई ई कर लो। आपको वाई ए बी सी समझ के उन्होंने दे दिया आइडिया के आगे ऐसे ही बढ़ाना है, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो ये इस प्रकार से अगर आप देखोगे यहाँ पर के दिया है, एल दिया है, एम दिया है, एन दिया है, ओ नहीं है क्योंकि जीरो जैसा दिख रहा है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स इस तरीके से दिया है। इसी प्रकार देखोगे जे है,
जे है, के है, एल, एल कैपिटल है इसलिए दे दिया इन्होंने, ओ नहीं दिया है, जीरो की तरह दिखेगा इसलिए ओ नहीं दिया उन्होंने। अब समय पक्ष का दूसरा भी स्तर दिया है उन्होंने कहा ये ईसा के पहले बाद की बात नहीं होगी, दिन रात भी समय है। अगर मैं कह रही हूँ 2023 का दिन का समय, डे टाइम ऑफ 2023, तो नंबर क्या बनाएंगे, P23 स्मॉल सी, P23 भी इससे जुड़ेगा, और स्मॉल सी में लगाओ तो भी, नहीं लगाओ तो भी, क्योंकि ये अलग कर रहा है अपने आप को। ये क्या है, टाइम का पहला स्तर, और ये क्या है, टाइम का दूसरा स्तर, T1 और T2, दो स्तर है। पहले में क्या दिया है उन्होंने, शताब्दी, दशाब्दी, एक वर्ष का समय। जो T1 है उसमें क्या है, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 100 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, वो दिए हैं T1 में। और विभिन्न मौसम जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश, बसंत, सुबह, रात, ये किस में दिया है, समय का दूसरा स्तर। जब उन्होंने देखा कि इससे काम नहीं चल रहा, तो दिन रात, सुबह, ये सर्दी गर्मी, ये भी तो टाइम ही है, तो उन्होंने सर्दी गर्मी, जैसे वेट सीजन है, ड्राई सीजन है, विंटर सीजन है, ऑटमन यानी बसंत ऋतु है, समर है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को बोलते हैं शायद बसंत, है ना, स्प्रिंग को बसंत, और ये सीजन है इस तरीके से। तो यहाँ इन्होंने समय के दो स्तर बताए हैं, T1 और T2। T1 में 1000 वर्ष, 100 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, और T2 में विभिन्न मौसम, दिन रात, सुबह शाम आदि की बात की है। तो सारे समय किसी भी विषय के साथ इसके अलावा और कोई समय होता तो आप बता दो, और कोई समय इमेजिन करो आप, हो सकता है क्या, सारे समय उन्होंने इस 1-2.7 पेज में दे दिए। किसी भी विषय के साथ कैसा भी समय जोड़ना हो, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ T1 और T2 को जोड़ सकते हो। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? चलिए लिखिए बोर्ड में चैप्टर नंबर, मैं लिख के बताऊंगी आपको, खत्म 19, 20। अब इसको सेव नहीं करेंगे तो गायब हो जाएगी ये। चलो अब हम करेंगे टाइम आइसोलेट, चैप्टर नंबर 3। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, चैप्टर नंबर 3, टाइम आइसोलेट। आइसोलेट है ना, चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर है 2.7। टेबल बनाइए, टाइम आइसोलेट। समय पक्ष के दो स्तर होते हैं, समय पक्ष के दो स्तर होते हैं, एक तो है T1 और दूसरा है आपका T2। टाइम आइसोलेट के दो स्तर होते हैं, समय पक्ष के दो स्तर होते हैं। पहला है T1 और दूसरा है T2। T1 में 1000 वर्ष, 100 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 1 वर्ष आदि का वर्णन है। और T2 में विभिन्न मौसम, और T2 में सर्दी, गर्मी, बसंत, दिन, रात आदि का वर्णन है। और योजक चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह है उल्टा उद्धरण चिन्ह। उल्टा
उद्धरण चिन्ह, और इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का अगर एग्जांपल हम लें, लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया ड्यूरिंग समर, स्प्रिंग कर लेते हैं, अभी स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया ना, ड्यूरिंग स्प्रिंग ऑफ 2023, स्प्रिंग ऑफ 2023, लाइब्रेरी साइंस 2 इंडिया 44 2023, और स्प्रिंग का नंबर है, एक मिनट देख लेती हूँ, स्मॉल n1, स्मॉल n1, ये नंबर बनेगा। लिख लिया बच्चों, सबने लिख लिया? नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्पेस आइसोलेट, स्थान पक्ष। ठीक है, दूसरा है हमारा स्पेस आइसोलेट, स्थान पक्ष। जिस प्रकार डॉक्टर रंगनाथन ने समय पक्ष के 2 स्तर बताए हैं, तो उन्हें स्थान के 4 स्तर दिख गए। कैसे दिख गए? उन्होंने कहा इंडिया हो सकता है, इंडिया में नदी, पहाड़, पर्वत, घाटियां, ये भी स्थान उन्हें दिखे। उन्होंने कहा पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी स्थान दिखे। और इसके अलावा रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय या समुद्री, वो भी उनको स्थान दिखा। तो उन्होंने 4 स्थान के स्तर बताए हैं। स्थान के कितने स्तर बताए? 4। जैसे समय का 2, उसके अलावा उन्हें लगा कि इसके अलावा और कोई समय को नहीं बांट सकते। उसी प्रकार उन्होंने जब स्थान को विभाजित किया तो उन्हें 4 स्तर दिखाई दिए। पहला था पॉलिटिकल विभाजन या राजनीतिक विभाजन, जैसे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, ये किस प्रकार से विभाजित किया है? पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, सबकी अपनी सीमाएं, 1-1 इंच के लिए युद्ध हो जाते हैं। दूसरा, उन्होंने यहाँ भारत, पाकिस्तान, जापान या अमेरिका में नदी है, पठार है, घाटी है, पर्वत है, दर्रे हैं, इन सबको उन्होंने बनाया स्थान पक्ष का प्राकृतिक विभाजन। जो राजनीतिक है, जो भारत है, भारत में नदी, पहाड़, पर्वत, दर्रे, उसको उन्होंने बनाया दूसरा स्थान का स्तर, प्राकृतिक विभाजन। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर दिशाएं भी होगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ओरिएंटेशन के अनुसार, दिशा अनुसार विभाजन बनाए, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। उसके बाद उन्होंने कहा इसके अलावा भी उष्णकटिबंधीय, शीत प्रदेश, मरुस्थल, ये भी स्थान है। तो चौथा उन्होंने बांट दिया उष्णकटिबंधीय, शीत या मरुस्थल। इस प्रकार उन्होंने स्थान पक्ष के 4 स्तर बताए हैं और उसको बांटा है 1 से लेके 9 तक। और 1 में उन्होंने क्या बांटा है? पूरे संसार को। संसार क्या है? एक है, विश्व एक है।
इसी प्रकार उन्होंने गॉड को, भगवान को 1 नंबर दिया है, यूनिटी को 1 नंबर दिया है। ये कौन सा निमोनिक कहलाता है? सेमिनल निमोनिक। मौलिक स्मृति सहायक अंकन, मौलिक स्मृति सहायक अंकन है, तो मौलिक स्मृति सहायक में 1 नंबर उन्होंने दिया है, किसको दिया है? वर्ल्ड, विश्व को। 2 नंबर किसको दिया है? मातृ देश, भारत को नंबर उन्होंने दिया है 44, लेकिन भारत को 2 भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि भारत हमारा मदर कंट्री है, मातृ देश है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि जब इंडिया को 44 दे ही दिया था, क्या जरूरत थी मातृ देश के रूप में देकर? कोई बच्चा 2 नंबर देगा, कोई 44 देगा। कारण क्या है कि अगर मैं इंडिया की हूं और इंडिया को मैं 2 नंबर दूंगी अपनी सारी बुक्स के लिए, तो बाकी सारी किताबों से पहले सबसे पहले भारत का इतिहास आएगा। क्यों? क्योंकि मैं भारत के इतिहास को नंबर दूंगी V2। समझ रहे हो? भारत के इतिहास को नंबर दूंगी V2। तो 2 पहले आएगा बजाय चाइना के इतिहास के, और वो आना भी चाहिए। जापान के इतिहास के, जापान का नंबर है 42, वो आना भी चाहिए। तो उन्होंने 2 नंबर दे दिया। इससे पूरी बुक्स है, जो भी बच्चा इतिहास पढ़ेगा वो सबसे पहले इंडिया का इतिहास, उसके बाद चाइना, जापान, जो भी है, यूरोप है, ब्रिटेन है, यूके है, यूएसए, सबका इतिहास बाद में आएगा। 2 सबसे पहले आ गया। 3 नंबर दिया उन्होंने फेवर्ड कंट्री। फेवर्ड यानी जो मेरा फेवर है, और हमारा फेवर्ड कंट्री है यूके, क्योंकि ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम ने, इंग्लैंड ने भारत पर सैकड़ों वर्ष तक राज किया। तो हमारी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और शिक्षा की जो भी नीतियां हैं वो ब्रिटेन से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो इंडिया के बाद जो सबसे ज्यादा हमारे पास लिटरेचर आता है वो यूके या ब्रिटेन का है, जो वो छोड़ गए या जो आता है अभी भी। तो इंडिया के बाद जो सबसे ज्यादा बुक्स आ रही है वो ब्रिटेन की है, तो हमने V3 नंबर दे दिया है फेवर्ड कंट्री को। मदर कंट्री का नंबर कितना है बच्चों? मदर कंट्री का नंबर है 2 एंड फेवर्ड कंट्री इज 3। पूछा जाता है एग्जाम में, मदर कंट्री का नंबर कितना है? फेवर्ड या हमारा अंगीकृत, या हम किसको फेवर कर रहे हैं? यूके को। ऐसे हर देश किसी को फेवर करेगा, उसका नंबर है 3। 4 नंबर से शुरू हो गए सारे महाद्वीप। 4 नंबर से एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह से उन्होंने 8 नंबर तक पूरे कॉन्टिनेंट या महाद्वीपों को बांटा है। और 9 नंबर किसके लिए छोड़ा है? खाली है। और 9, 1, 9, 2, 9, 3 में सारे समुद्रों को बांटा है उन्होंने। तो ये है आपका उनका विभाजन स्थान पक्ष का। 1 नंबर पे क्या है? वर्ड। 1 से देखिए यहां पर दिख रहा है 1-52। 52 नंबर है रोम का। 56 नंबर है आपका ब्रिटेन का। ये जो आपको दिख रहा है 52, ये किसके लिए है? रोम के लिए। और 56 किसके लिए है? ब्रिटेन के लिए। अगर हमने 1-56 कर दिया तो विश्व का वो पार्ट जहां ब्रिटिश ने या ब्रिटेन ने या इंग्लैंड ने राज किया है, विश्व का वो पार्ट जहां रोम वासियों ने राज किया है, वो 1-52। बहुत सारे देश थे ना जहां उन्होंने राज किया, खाली इंडिया ही थोड़ी है। इसी प्रकार 16 नंबर पे है अटलांटिक कंट्रीज, यानी कि अटलांटिक कंट्रीज जो अटलांटिक ओशन के पास, जो समुद्र के पास है। मेडिटेरियन कंट्रीज है वो 161 है। इसी प्रकार पैसिफिक ओशियन के पास जितने भी कंट्री है, एक तो है नहीं, तो विश्व के वो सारे देश, एक है विश्व का, और 7 नंबर विश्व के वो सारे देश जो पैसिफिक ओशियन के किनारे या पास बसे हैं। ये है आपका जोन। जोन यानी मंडल। मंडल के अनुसार जो विभाजन किया गया है वो है S2। जोन के अनुसार विभाजन किया गया। अगर मैं कह रही हूं इंडिया को मैं नंबर दे रही हूं V2, 4 या हम पहले 2 ले लेते हैं। अगर इंडिया को नंबर मैंने दिया V2, अगर मैं ये कह रही हूं ट्रॉपिकल इंडिया, तो ट्रॉपिकल इंडिया के रूप में कैसे लिखूंगी? V2.192। स्थान पक्ष का डॉट है ना योजक चिन्ह। ट्रॉपिकल इंडिया या साउथ इंडिया या सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट या आर्कटिक इंडिया या आपका, तो ये जोन के अनुसार विभाजन है। तीसरा जो विभाजन आपको दिख रहा है दैट इज ओरिएंटेशन या दिशानुसार विभाजन।
तीसरा विभाजन है वो किसके आधार पर है बच्चों? दिशा के अनुसार विभाजन, ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग विभाजन। और ये आप देख रहे हो, अगर मैं कह रही हूं ईस्ट इंडिया, तो ईस्ट इंडिया का नंबर क्या दूंगी? V2.19B। अगर मैं कह रही हूं फार इंडिया तो 19E। अगर मैं कह रही हूं साउथ ईस्ट इंडिया तो 19F, साउथ इंडिया तो 19G। 3 हो गए। पहले इसमें क्या आया? राजनीतिक विभाजन। दूसरे में जोन या मंडल के अनुसार विभाजन। तीसरे में ओरिएंटेशन या दिशा के अनुसार विभाजन। और बच गया हमारा चौथा, और वो है यहाँ पर प्राकृतिक विभाजन, जिसको रंगनाथन ने S2 माना है बिकॉज उनका कहना था कि केवल और केवल ट्रॉपिकल, और ये तो बहुत कम आते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया के पर्वत, पहाड़, पठार आदि ही आते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो आपका स्थान पक्ष का द्वितीय स्तर है उसको माना है इन्होंने। बहुत आगे आ गए हम, बहुत आगे आ गए। अभी तो इंडेक्स भी तो है, जनरली या बिब्लियोग्राफी से पहले आएगा। लैंग्वेज आइसोलेट, पूरा इंडेक्स है स्थान पक्ष के बाद, ये इंडेक्स दिया गया है बच्चों पूरा। इस पेज को जिन बच्चों का प्रैक्टिकल है वो इंडेक्स से ढूंढे, वरना नहीं मिलेगा आपको। अगर महाद्वीपों से ढूंढोगे ना, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, तो सब गलत कर आओगे। ये इंडेक्स दिया है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका की बजाय ग्वालियर को जी में जाके देखना, ग्रेट ब्रिटेन को जी में जाके देखना, ये 56, और ग्रीस को भी जी में जाके देखना, और इसी प्रकार इंडिया को आई में जाके ढूंढना। ये है स्पेस पक्ष का द्वितीय हाउस, ये द्वितीय स्तर इसको माना है इन्होंने। और इसमें जैसे माउंटेन है, लेक है, रिवर है, वैली है, आइलैंड है, डेल्टा है, फॉरेस्ट है, इन सबको माना है स्थान पक्ष का द्वितीय स्तर। ठीक है, चलिए अब मैं लिखा देती हूँ, आपको समझा देती हूँ इसको। हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 4 स्पेस आइसोलेट। कौन से पेज से शुरू हो रहा है? 2.8 से लेके और 2 कहां तक है? कहां तक है? चैप्टर 4 स्पेस आइसोलेट, पेज नंबर 2.8 से 2.17 तक, 2.8 से 2.17 तक। आप लोग, चाहे आप डिप्लोमा के बच्चे हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए डीपली बहुत अच्छे से मैंने आपको टाइम आइसोलेट पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपको स्पेस आइसोलेट मुझे लगता है समझ आ गया होगा। और कॉमन आइसोलेट तीनों के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप एनटीए यूजीसी नेट के बच्चे हो या केवीएस एनवीएस, मतलब 3rd, 2nd, 1st, सभी में ये कोलन से रिलेटेड, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। तो आपको अच्छे से ये तैयारी करनी है। समझ नहीं आए तो आप पूछिए, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट सामने ही बैठे हुए हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। और कहीं कोई आपको लग रहा है इसमें अच्छा आपके एग्जांपल्स नहीं पूछे जाते, केवल कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जो याद करना है वो चीजें मैं आपको बता दूंगी। कॉमन आइसोलेट में पहली वाली जो टेबल है, स्थान पक्ष से पहले के कॉमन आइसोलेट, वो सारे याद करने हैं, सब पूछे जाते हैं। डिक्शनरी का नंबर कितना है, एनसाइक्लोपीडिया क्या है, रिपोर्ट कितनी बनेगी, बिब्लियोग्राफी का नंबर कितना है, बायोग्राफी का नंबर कितना है। इसी प्रकार कॉमन आइसोलेट के बाद टाइम आइसोलेट के अंतर्गत आपसे टाइम आइसोलेट में क्या पूछ लिया जाता है बच्चों? स्थान पक्ष के अंतर्गत 10 वर्ष, 20 वर्ष या एलईडी, जो हम स्पेस आइसोलेट जब आपको कोलन को डिटेल में पढ़ाऊंगी तो वो पूरा बताऊंगी एलईडी क्या है, या 10 वर्ष या 20 वर्ष का समय किस प्रकार से निकलता है। और इसके अलावा अगर हम स्थान पक्ष की, जो अभी हम कर रहे हैं कॉमन स्थान पक्ष, उसके अंतर्गत मदर कंट्री का नंबर, फेवरेट कंट्री का नंबर, इंडिया का नंबर, मतलब 1 से लेके 9 तक के आपको सारे नंबर अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, क्लियर है?
तो अब हम लेते हैं स्पेस आइसोलेट या स्थान पक्ष। इसके कितने स्तर बताएं डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने? S1, S2, S3 और S4। S1 में क्या है? राजनैतिक विभाजन। S1 में क्या है बच्चों? राजनैतिक विभाजन, या इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन जैसे, अब इसका मैं पूरा वही लिखा देती हूँ जैसे वर्ड, ताकि आपको नंबर भी याद रहेगा। मदर कंट्री, वर्ड मदर कंट्री, फेवर्ड कंट्री, फेवर्ड कंट्री और इंडिया। वर्ड का नंबर है 1 मदर कंट्री का, फेवर्ड कंट्री और इंडिया का नंबर है 44। S2 में डॉक्टर रंगनाथन ने वैसे माने हैं प्राकृतिक विभाजन, क्योंकि 90% पहले प्राकृतिक विभाजन, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं है तो आप दिशानुसार और जोन अनुसार लगाओगे, क्योंकि कोलन में दिया है इसलिए मैं लिख रही हूँ। नंबर पूरा बना के बताऊंगी। S1, S2, S3 और S4 हो तो क्या करोगे? प्राकृतिक विभाजन में इसको बोलेंगे नेचुरल डिवीजन, और इसके अंतर्गत जैसे माउंटेन, रिवर, माउंटेन रिवर, वैली, डेल्टा, है ना, माउंटेन रिवर वैली डेल्टा। अब इसके नंबर चेंज हो गए हैं। ये कहां पर है? ये पेज नंबर पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 एनेक्सर से लाने हैं। एनेक्सर से S2 लाना है। तो माउंटेन का नंबर तो है स्मॉल G7, रिवर का नंबर कितना है? स्मॉल N, स्मॉल P6, वैली कितना है? स्मॉल P1 और डेल्टा स्मॉल E5। देना कोलन, अभी देख लेते हैं, डोंट वरी। यहाँ है बच्चों पेज नंबर 2.17, शुरू में आएगा स्थान पक्ष द्वितीय स्तर एनेक्सर से लेना है हमें, और एनेक्सर है 2.17 से 28, तो हम लेंगे पेज नंबर 2.28 और 2.28 के 27 है, 27 2.27 है बच्चों। पेज नंबर 28 नहीं है, 27 है, ये 27 एनेक्सर है। 26 है, 27 में डेल्टा है स्मॉल E5, वैली है स्मॉल G1, स्मॉल G1 और रिवर है आपका स्मॉल P1, स्मॉल P1, और ये सही है, और ये पेज नंबर भी 26 है। फिर उसके बाद स्थान पक्ष का जो तृतीय विभाजन, इसको हम बोलेंगे जोन, या अरे मैं क्या बोल रही हूं अभी, मंडल के अनुसार विभाजन। अगर नहीं है तो फिर यही होगा, मंडल के अनुसार या जोन के अनुसार। और जोन के अनुसार में इसको हम बोलेंगे, जैसे मंडल के अनुसार विभाजन में जैसे ट्रॉपिकल, टैरिड, टैरिड आदि। और S4 है वो है दिशा के अनुसार, दिशानुसार विभाजन। अभी समझा दूंगी मैं, डोंट वरी।
दिशानुसार यानी ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन जैसे पूरब, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, यहां पर ट्रॉपिकल का नंबर है क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई, इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? ट्रॉपिकल का नंबर 192 और टेरिड जोन है वो है आपका, नहीं है इसमें टेरिड जोन, सब ट्रॉपिकल है। आर्कटिक कर लेते हैं, ट्रॉपिकल और आर्कटिक। 192 198 ट्रॉपिकल और आर्कटिक। आर्कटिक है 198 और ट्रॉपिकल है 192। और दिशाओं की बात कर लेते हैं तो दिशाओं में 19B ईस्ट और वेस्ट है, 19R 19M 19B 19M। वन 19B है ईस्ट और 19M है वेस्ट और 19G है साउथ, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का कितना है? 19। अब लिख लो, कोई बात नहीं, सामने कौन सा रटना है इसने, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं हम। ट्वेंटी 26 है पेज। लिख लिया बच्चों? नहीं लिखा? समझ रहे थे? अच्छी बात है, समझ समझ के लिखना चाहिए। समझ आया कि नहीं? समझ आए तो ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लिख लिया बच्चों? अब अगर हमें नंबर बनाना है, देखिए अगर हमें नंबर बनाना है इसका यूज S1, जैसे हमें नंबर बनाना है लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, क्या नंबर बनाओगे? है ना? अगर मैं कह रही हूं माउंटेन्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, क्या नंबर बनाओगे? माउंटेन का नंबर क्या है?
स्मॉल G7। बच्चे पूछे इसमें डॉट लगेगा या नहीं, लगा भी सकते हो, नहीं भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि 4 से स्मॉल जी अलग हो रहा है। अगर मैं ये कह रही हूं ट्रॉपिकल माउंटेन्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, मैं बोल रही हूं ट्रॉपिकल माउंटेन्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, तो ट्रॉपिकल का नंबर है 192। अगर मैं कह रही हूं साउथ ट्रॉपिकल माउंटेन्स ऑफ इंडिया, अगर मैं बोल रही हूं साउथ ट्रॉपिकल माउंटेन्स ऑफ इंडिया, तो क्या नंबर बनाओगे? 2.44 स्मॉल G7.192.19 जी, ये हो गया आपका S1, ये हो गया आपका S2, सॉरी ये हो गया S1, ये हो गया S2, ये हो गया S3 एंड दिस वन इज S4। इस प्रकार से आपका होगा ये। स्थान पक्ष के चारों स्तर का प्रयोग। अगर मान लीजिए अब आपके सामने प्रश्न उठता है, ये देखिए यहां अगर आप आ रहे हो, बच्चों को डाउट है, यहां अगर आप आ रहे हो तो देखिए S1 है, दिस वन इज, जितने भी 1 से लेके 9 तक है वो है स्थान पक्ष का पहला स्तर। दूसरा स्तर है दिशानुसार मंडल के अनुसार विभाजन, जोड़ यानी 19। फिर तीसरा स्तर है ओरिएंटेशन यानी दिशाओं के साथ, और चौथा जो स्तर आएगा वो आएगा प्राकृतिक विभाजन। लेकिन रंगनाथन का कहना था कि 90% माउंटेन्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया या वैली ऑफ इंडिया या इंडिया के झरनों की बात की जाती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं आते, तो इसलिए उन्होंने स्थान पक्ष के मेनली 2 स्तरों को अपने उसमें वर्णन किया है, और बाकी को उन्होंने स्तर के रूप में क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या उष्ण कटिबंधीय शीत कटिबंधीय रेगिस्तानी मरुप्रदेश कम यूज होते हैं, दैट्स व्हाई उन्होंने इसको अलग से S2 और S3 करके बाइफरकेट या इसका वर्णन नहीं किया है। लेकिन अगर इन चारों को यूज करना हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे अगर हमें करना है ईस्ट इंडिया तो 44.19D, ठीक है ना, इस तरीके से आप यूज करोगे इसका। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, बहुत छोटा सा चैप्टर है और वो है आपका लैंग्वेज आइसोलेट। चैप्टर नंबर 5 है लैंग्वेज आइसोलेट। लिखिए आप, 5 मिनट लगेगी इसमें। चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज आइसोलेट, या आप हेडिंग डाल लीजिए चैप्टर 5 लैंग्वेज आइसोलेट। टाइम की चिंता आप मत करिए, वो तो मुझ पे छोड़ दीजिए आप, डोंट वरी। हाँ, ये है चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज आइसोलेट। लिखिए चैप्टर 5 लैंग्वेज आइसोलेट, लिख लिया आपने। किसी भी विषय के साथ यदि भाषा का प्रयोग करना हो, किसी भी विषय के साथ यदि भाषा का प्रयोग करना हो, किसी भी विषय के साथ यदि भाषा का प्रयोग करना हो, तो चैप्टर 5 लैंग्वेज आइसोलेट, तो चैप्टर 5 लैंग्वेज आइसोलेट पेज नंबर 2.26 से, पेज नंबर 2.26 से लाकर चैप्टर 5 लैंग्वेज आइसोलेट पेज नंबर 2.26 से लाकर किया जा सकता है। चैप्टर 5 पेज नंबर 2.26 से लाकर किया जा सकता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज मेन क्लास है P और इंग्लिश का नंबर हमें दिख रहा है 111। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की जगह हमारे पास होता इंग्लिश लिटरेचर, क्या नंबर बनाते हैं? लिटरेचर मेन क्लास कौन सी है? कौन बच्चा 2.4 पेज पढ़ के आया है?
मेन क्लास है O, तो O11 हो जाएगा और इधर है P। लाइब्रेरी साइंस की कोई बुक हो, बुक नंबर में लैंग्वेज हो, वो सब यहां से लाते हैं हम। हाँ, ये कल का आज समझ आया होगा। अब एक चैप्टर फेज रिलेशन वो कल पढ़ेंगे हम। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय स्टूडेंट्स। कोलन के जितने 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको करा दिए। आप लोगों के कमेंट बॉक्स में लगातार आप पूछ रहे आपके कोर्सेज के लिए, तो कोर्सेज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज चाहिए, कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी पूछनी है तो आप नाइन 9352411902 पे व्हाट्सएप करके संपर्क कर लीजिए।